नमस्कार। देश में बहुत कुछ घट रहा है जो हम तक पहुंच नहीं पाता है। हम लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, सुविधाजीवी हैं, अपने अपने कोकून में बंद हैं, अपनी जिंदगियों में खुश हैं, मगन हैं। अपने संघर्षों में, अगर छोटे मोटे संघर्ष भी हैं, तकलीफें भी हैं, लेकिन अभी जो दिल्ली में आंदोलन हुआ जेन ज़ी का, उस आंदोलन में जो गुस्सा आया और जो छवि जेन ज़ी की बनी, उसे ऐसा लगता था कि ये हंसने खेलने वाली एक जनरेशन है। ये जनरेशन बहुत क्रिएटिव है, तरह तरह की रील बना सकती है, अच्छे अच्छे स्लोगन लिख सकती है, गालियां भी बहुत बढ़िया तरीके से देती है, अच्छी खासी सरकार की मकड़ की हटा देती है और सबसे अड़ियल सरकार से इस्तीफा लिखवा लेती है। लेकिन ये पीढ़ी कितनी कष्ट में है, कितना परेशान है, और वहाँ जो गुस्सा लोगों का दिखा, वो गुस्सा और उसकी जो कवरेज आई, जो हमने देखा, वो कहीं से भी उसका एक रिफ्लेक्शन नहीं है। वो पूरी जो हकीकत है हिंदुस्तान के युवा की, वो हकीकत इस जेन ज़ी के अंदर दिखती नहीं है। ये हंसते खाते अच्छी क्लास के लोग हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था, इनकी ज़िंदगी की समस्याएं बेईमानी से जुड़ी हुई हैं। इनके साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई, इनके माँ बाप ने 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च किए, चीटिंग हुई, और वो कष्ट जो है, उस कष्ट को इनके जब ताकत मिलती है तो इसलिए नहीं मिलती है कि ये बच्चे अच्छा डांस कर लेते हैं, रील बना लेते हैं, या तरह तरह के शब्द बोल लेते हैं, इंस्टाग्राम के स्टार हैं, बल्कि इसलिए मिलती है कि इन बच्चों के दिल में जो गहरे दर्द बैठा हुआ है, उसको सरकार ने इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी और हिंदुस्तान की मीडिया ने भी आप तक नहीं पहुंचने दिया। उसको एक एंटरटेनमेंट बनाकर छोड़ दिया। राहुल गांधी ने आज इलाहाबाद में जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में मंच पे आके बच्चों ने जो अपनी आप बीती बताई, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम विश्वगुरु पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझते हैं। एक औरत गांव में रहने वाली अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़मीन बेच देती है। बच्चा पढ़ जाता है, बीएड कर जाता है, उसको लगता है बच्चा टीचर बन जाएगा, कुछ ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। उसके सपने का क्या होता है, मुझे आज सुनने को मिला। मैं गुनहगार हूँ, पत्रकार होने के नाते कम से कम मुझे पता होना चाहिए था। बहुत कुछ पता चलता है, हम आपको बताते हैं, लेकिन इतना कष्ट, इतनी परेशानी, 10 बाई 10 के कमरे में रहना, गुजारा करना, 10 से 15,000 रुपए का इंतज़ाम करना, और सालों साल वो पैसा खर्च करते हुए बार बार परीक्षा देना, बार बार उन परीक्षाओं का फेल हो जाना। ये तकलीफ आज मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। मैं इन सब चीज़ों से परिचित थोड़ा सा फुटकर में था, पर एक साथ जब बच्चों का गुस्सा और किस तरह का जुल्म सरकार कर रही है, किस तरह का अत्याचार कर रही है, मैं जो इलाहाबाद वाला राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पूरा दिखाना नहीं चाहता हूँ, पर राहुल गांधी ने जो कहा उसको नकारा भी नहीं जा सकता। वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं जो हम यहाँ पे लगातार कहते आ रहे हैं, आपको सालों से कह रहे हैं। शायद कांग्रेस ने उसके बाद में उसको कहना शुरू किया, हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, पूंजीवाद इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, वो सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम को, मैं इस प्रोग्राम के खास हिस्से लगा रहा हूँ काट के, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप देखें और आप जानें कि हम किस देश में रह रहे हैं, ये हमारा देश क्या है। ये देश बिल्कुल वो नहीं है जो हमको विज्ञापन के होर्डिंग पे, पेट्रोल पंप पे दिखाया जाता है,
जो हाँ हमको अलग अलग जगह होर्डिंग पे दिखाया जाता है, जिसमें हमको बहुत सारे मोदी जी के चेहरे के साथ मुस्कुराते चेहरे दिखाए जाते हैं। भव्य आयोजन होता है, दिवाली बन रही है साहब अयोध्या में, ये स्वर्ग हो गया, फला हो गया, सब देखते हैं हम ये नहीं देखते हैं जो अब आप देखने वाले हैं। जरूर देखिए, मेरी खास सिफारिश है। आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है, और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। हाँ, तो पास पकड़ते हैं।
सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज़्यादा फेक एलिमेंट डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीबी जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है? सर ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है। और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर ये है कि देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी ट्रिपल एससी स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ जी। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपी पीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर, लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा?
बिल्कुल। जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। जब आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें, क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी, किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूँ? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। सर, एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूं, ये इसमें ये से सब लगभग है। जितने लाखों खड़े करोड़ों युवा हैं, सब लाखों करोड़ों युवा हैं सर। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं अब बेरोजगार टहल रहा हूं, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये टैटू क्या है? मेरा नाम है अच्छा, अविनाश। आपका नाम है, ठीक है। थैंक यू अविनाश। और कुछ कहना चाहते हो? सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं, आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी ज़मीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा, जो कि पुलिस, जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सर मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, पीजी बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूँगा या करूँगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास पीजी बीएड, इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना बिठाओ तो इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूँगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज़ है और मैं थोड़ा पास से पकड़ा। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज़ है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान
पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है और वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर, हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन Don't worry, relax. लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे, उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज़ नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, फिर प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, शाबाश। ये कष्ट, ये तकलीफ़ें, ये दर्द, ये परेशानियाँ ये दूर होंगी तो डर के ऊपर जीत से होंगी। डर के आगे जीत है, लड़ना पड़ेगा। ये बच्चे लड़ रहे हैं, अगर हम इनकी लड़ाई में थोड़ा सा भी योगदान दे पाएँ, इनके साथ खड़े हो पाए, बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा। गौर करें, इनकी खबरें देखें, इनके फ़ोटो देखें, इनको देखें इंस्टाग्राम पे क्या कह रहे हैं, इनकी तकलीफ़ों को आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं। जो किस्से मैंने आपको बताए, इन किस्सों को लेके आप छोटे छोटे 4-4, 8-8, 10-10 लाइन के फेसबुक पे पोस्ट लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इस मेरे प्रोग्राम में से कुछ हिस्से निकाल के आप रील बना लीजिए, पहुंचा दीजिए। कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा बॉस। अब बहुत बुरा दौर आ गया है। नमस्कार, जय हिंद।